आज की क्लास में हम भारतीय शिक्षा व्यवस्था को पढ़ेंगे और इसमें जो हमारा पास पहला टॉपिक है वो है राधा कृष्ण आयोग। यानी कि आज की क्लास में हम राधा कृष्ण आयोग को कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये आपकी प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा का जो सिलेबस है उसमें जो खंड 1 है उसमें आपके पास दे रखा है शिक्षण अभिरुचि में भारतीय शिक्षा व्यवस्था। ठीक है, यानी कि खंड 1 जिसमें शिक्षण अभिरुचि पूछी गई है उसका जो पहला टॉपिक है आपके पास भारतीय शिक्षा व्यवस्था, इसके अंतर्गत है राधा कृष्णन आयोग। ठीक है, तो आज हम राधा कृष्णन आयोग को कवर करेंगे। इसी के साथ जो है इसके बाद हम मुदालियन आयोग, ठीक है, कोठारी आयोग होते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, NCERT, NCTE, ठीक है, और उसके बाद NEP 1986, ठीक है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, समता के लिए शिक्षा, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा का अधिकार, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान और गवर्नेंस। ठीक है, इन सभी टॉपिक को हम आगे कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और पहला टॉपिक है आपके पास राधा कृष्णन आयोग यानी कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। ठीक है, अब विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को राधा कृष्ण आयोग क्यों कहा जाता है? क्योंकि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के कौन थे? अध्यक्ष थे, और इन्हीं के नाम पर जो है दोस्तों इसी राधा कृष्णन आयोग कहा जाता है। राधा कृष्णन जो है दोस्तों ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति भी रहे हैं, और ये विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर देखते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ठीक है, 1948 और 49। तो यहाँ पर 48-49 क्यों दे रखा है? 48 में इसकी स्थापना होती है और 49 में जो है दोस्तों ये अपनी रिपोर्ट को भारत सरकार को सौंपती है। ठीक है, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग टाइम पीरियड आप देख लें 1948-49। ठीक है, इसे जो है दोस्तों राधा कृष्ण आयोग कहा जाता है। ये मैंने आपको बताया क्योंकि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की जो अध्यक्ष थे वो थे राधा कृष्ण आयोग, इसी के नाम पर इसे राधा कृष्ण आयोग भी कहा जाता है। ठीक है, स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, सचिव हैं श्री निर्मल कुमार सिद्धांत, और इसकी जो स्थापना होती है दोस्तों 4 नवंबर 1948 को। ठीक है, उस समय बात करें दोस्तों तो शिक्षा मंत्री थे आपके डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, ठीक है, इसे राधा कृष्ण आयोग कहा जाता है। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सचिव थे श्री निर्मल कुमार सिद्धांत। ठीक है, स्थापना होती है 4 नवंबर 1948 को। स्वतंत्र भारत का ये क्या है? पहला शिक्षा आयोग है। ठीक है, इसकी जो स्थापना है दोस्तों ये उस समय विश्वविद्यालय की जो स्तर थी उसकी शिक्षा व्यवस्था कैसी है उसकी संरचना की जांच करना, और जो तत्कालीन जो समस्याएं थी उसका पता लगाकर इसके संदर्भ में भारत सरकार को आवश्यक सुझाव देना। ठीक है, अब हम देखेंगे दोस्तों इसमें एक सुझाव काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि है शिक्षण स्तर का। ठीक है, इसमें जो है शिक्षण स्तर के 3 स्तर बताए गए हैं, स्नातक, परास्नातक और शोध कार्य। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों राधा कृष्ण आयोग की प्रमुख सिफारिशों की। तो यहाँ पर आप देखेंगे सुझाव एवं सिफारिशें। ठीक है, तो इनकी सिफारिश थी शिक्षण स्तर में सुधार करना, ठीक है, UGC का गठन करना, इसी के साथ प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा पर जो है धार्मिक शिक्षा देना, इन्होंने धार्मिक शिक्षा अनिवार्य कर दी। इसी के साथ ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना करना, NCC और NSS की स्थापना करना। ठीक है, और इसी के साथ विश्वविद्यालय शिक्षा को समवर्ती सूची में रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप UGC वाला इंपॉर्टेंट कर दें। ठीक है, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में जो धार्मिक शिक्षा है इसको अनिवार्य कर दें। NCC और NSS की बात ही करता है। इसी के साथ विश्वविद्यालय शिक्षा को समवर्ती सूची में रखना। ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम जिसमें कि कृषि, वाणिज्य, विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षण, प्रशिक्षण, ठीक है, चिकित्सा आदि हों। और इसी के साथ जो है शिक्षार्थी कल्याण योजनाओं की ये बात करता है। और शिक्षण और परीक्षा का जो माध्यम है वो कैसा होना चाहिए? क्षेत्रीय भाषा होना चाहिए। तो ये थी दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट सिफारिशें विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की। ठीक है, यहाँ पर आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पर जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये है UGC का गठन करना। ठीक है, धार्मिक शिक्षा की बात करता है। इसी के साथ जो विश्वविद्यालय शिक्षा है इसे समवर्ती सूची में रखना। ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम की बात कर रहा है, और इसी के साथ शिक्षण और परीक्षा का जो माध्यम है कैसा होना चाहिए? क्षेत्रीय भाषा होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ जो है दोस्तों शैक्षिक सेवा की जो उम्र है वो 60 से बढ़ाकर 64 वर्ष कर दी। तो ये थी दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट सिफारिशें विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की। ठीक है, अब हम थोड़ा डिटेल में इसकी चर्चा करते हैं। तो राधा कृष्ण आयोग को औपचारिक रूप से विश्वविद्यालय आयोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि इसका जो गठन है ये उस समय की जो शिक्षा व्यवस्था है उनकी समस्याओं का पता लगाने के लिए, उसकी जो शिक्षा व्यवस्था कैसी है, उसकी संरचना कैसी है, इन सभी का पता लगाने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। इसीलिए इसे जो है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कहा जाता है। ठीक है, और राधा कृष्ण आयोग भी इसे कहा जाता है क्योंकि राधा कृष्णन जो है इस आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है,
इसकी स्थापना की बात करें तो 4 नवंबर 1948 को इसकी स्थापना होती है और 25 अगस्त 1949 को ये भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपता है। ठीक है, चलिए, इस आयोग के अध्यक्ष थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इसीलिए इस आयोग को क्या कहा जाता है, राधा कृष्ण आयोग भी कहा जाता है। आगे हम देखेंगे तो इस आयोग का गठन भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की स्थिति का परीक्षण करना और उसमें सुधार करने के लिए किया गया था। ठीक है, अब हम देखेंगे राधा कृष्ण आयोग की महत्वपूर्ण सिफारिशें। ठीक है, उच्च शिक्षा में महिलाओं के लिए समान अवसर और सुविधाएं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं जो यूजीसी द्वारा की गई थी। और जो शिक्षा का माध्यम है ये क्षेत्रीय भाषा हो। ठीक है, शिक्षा प्रणाली में सुधार करना, स्नातक पाठ्यक्रम की अवधि कितनी कर देनी, 3 वर्ष। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सुझाव थे जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा किए गए थे। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है, इस आयोग की जो सचिव है वो है निर्मल कुमार सिद्धांत। ठीक है, यह स्वतंत्र भारत का पहला क्या है, शिक्षा आयोग है और इसने जो अपनी रिपोर्ट है ये 25 अगस्त 1949 को भारत सरकार को सौंपी थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस आयोग में सदस्यों की संख्या 10 थी। ठीक है, इस आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो उच्च शिक्षा संबंधित समस्याओं का पता लगाना, यानी कि विश्वविद्यालय स्तर की जो शिक्षा व्यवस्था है, संरचना है, उस समय जो समस्याएं हो रही थी उसका पता लगाकर और इनके संबंध में भारत सरकार को महत्वपूर्ण सुझाव देना। ठीक है, आयोग के अनुसार शिक्षकों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया। ठीक है, प्रोफेसर, पाठक, व्याख्याता और प्रशिक्षक। ठीक है, तो ये 4 श्रेणियां बनाई गई। इसी के साथ राधाकृष्ण आयोग ने यूजीसी की स्थापना की सिफारिश की। ठीक है, इन सिफारिशों के आधार पर जो है दोस्तों 1953 में यूजीसी की स्थापना की गई और 1956 में जो है दोस्तों इसे एक संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। ठीक है, तो शिक्षकों की 4 श्रेणियों की बात कर रहा है, यूजीसी की स्थापना की सिफारिश की और इस सिफारिश के आधार पर 1953 में यूजीसी की स्थापना हुई और 1956 में इसे संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। ठीक है, आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापना का सुझाव दिया। राधाकृष्ण आयोग की सिफारिश में 1948 में एनसीसी एवं 1969 में एनएसएस की स्थापना हुई। ठीक है, आयोग ने उच्च शिक्षा स्तर पर सह शिक्षा यानी कि को एजुकेशन की सिफारिश की और प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च स्तर पर धार्मिक शिक्षा को अनिवार्य किए जाने की सिफारिश राधा कृष्ण आयोग द्वारा की गई। इनका कहना था प्राथमिक शिक्षा हो या माध्यमिक शिक्षा हो या उच्च शिक्षा हो, इन सभी में अनिवार्य रूप से धार्मिक शिक्षा दी जाए। तो ये सिफारिश भी कौन करता है, राधा कृष्णन आयोग। ठीक है, भारत में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 में शिक्षा को संवर्धित सूची में लाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा, शिक्षा को संवर्धित सूची में किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया, तो 42वें संविधान संशोधन जो कि होता है आपका 1976 में। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने उच्च शिक्षा के विस्तार पर रोक एवं उन्नयन पर बल दिया। ठीक है, चलिए, तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें जो राधा कृष्ण आयोग द्वारा की गई थी। अब हम इसकी जो है विशेषताओं की बात करते हैं। तो राधा कृष्ण कमीशन की प्रमुख विशेषताएं, ठीक है, जिसमें कि पहला हम देखेंगे विश्वविद्यालयों एवं उसके संबंधित महाविद्यालयों पर अंकुश। ठीक है, तो इस आयोग ने विश्वविद्यालय और उनसे संबद्ध महाविद्यालयों के कार्य दिवस यानी कि परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त 180 दिन के कार्य दिवस निश्चित किए, यानी कि 180 दिन का कार्य दिवस निर्धारित किया गया और उनमें जो है प्रवेश के लिए शैक्षिक योग्यता इंटर पास यानी कि 12th पास रखी गई और जो आयु है ये 18 वर्ष निश्चित की गई। ठीक है, और इसी के साथ महाविद्यालय में अधिक से अधिक 300 छात्र संख्या निर्धारित की गई। ठीक है, यानी कि कार्य दिवस होना चाहिए 180 दिन का। ठीक है, योग्यता है 12th पास। ठीक है, आयु सीमा 18 वर्ष निर्धारित की गई और महाविद्यालयों में 300 से अधिक जो है छात्र संख्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार की व्यवस्था बनाई गई। चलिए आगे, अगला था 3 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम और सामान्य शिक्षा अनिवार्य। ठीक है, यूँ तो स्नातक पाठ्यक्रम 3 वर्ष करने का जो सुझाव है ये जो पूर्व में विश्वविद्यालय आयोग बने थे उन्होंने भी दिया था, परंतु इस स्तर के किसी भी वर्ग, कला, विज्ञान, व्यावसायिक पाठ्यक्रम में सामान्य शिक्षा को अनिवार्य करने का सुझाव सर्वप्रथम इसी आयोग ने दिया था। तो इसे लागू करने के 2 लाभ होते। पहला, समाज में बहुज्ञानी व्यक्तियों का निर्माण होता और दूसरा यह कि सभी प्रकार की शिक्षा में समन्वय होता। तो ये 2 लाभ होते अगर सामान्य शिक्षा को इसमें रखा जाता, पर हुआ क्या, अधिकतर विश्वविद्यालय ने इसे अपने अपने रूप में लागू किया। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट जो राधा कृष्णन आयोग की प्रमुख विशेषता थी वो थी विश्वविद्यालय शिक्षा को संवर्धित सूची में रखना। आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा को संवर्धित सूची में रखने का सुझाव दिया था।
एवं विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था करना केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकार यानी कि जो राज्य सरकार थी उनका संयुक्त उत्तरदायित्व बनाने का सुझाव दिया। यानी कि जो विश्वविद्यालय आयोग है उसे क्या है, समवर्ती सूची में रखा जाए। ठीक है, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर विश्वविद्यालय शिक्षा व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। ठीक है, सरकार ने आयोग के इस प्रस्ताव को 1976 में स्वीकार कर दिया। यानी कि 1976 में शिक्षा को जो है दोस्तों समवर्ती सूची में रखा गया, जिसमें शिक्षा की व्यवस्था करना केंद्र और प्रांतीय सरकार का उत्तरदायित्व हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन करना। तो आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा के स्तर को बनाए रखने और विश्वविद्यालय एवं उनके संबंधित महाविद्यालयों को आवश्यकतानुसार अनुदान देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के गठन की सिफारिश की। और उसके बाद यूजीसी को 1956 में एक कानून द्वारा एक स्वतंत्र संस्था का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण कदम था दोस्तों राधाकृष्ण आयोग का। ठीक है, इसी के साथ यह संस्था उच्च शिक्षा संस्थान के उन्नयन, उच्च शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम के उन्नयन, शोध को बढ़ावा देने में बड़ी सफल रही है। ठीक है, चलिए अगला है शिक्षण स्तर में सुधार। तो इस आयोग ने विश्वविद्यालयों और संबंधित महाविद्यालयों की दशा सुधारने का सुझाव दिया। उनमें योग्य प्रधानाध्यापकों के नियुक्ति का सुझाव दिया, योग्य छात्रों को प्रवेश देने का सुझाव दिया, कार्य दिवस बढ़ाने का सुझाव दिया। ठीक है, इसी के साथ ट्यूटोरियल सिस्टम लागू करने का सुझाव दिया और विचार गोष्ठियों के आयोजन का भी सुझाव दिया गया। तो शिक्षण स्तर में सुधार के लिए ये महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। ठीक है, अगला था शिक्षकों की वेतनमान और सेवा शर्तों में सुधार। तो आयोग ने उच्च शिक्षा शिक्षकों की वेतनमान बढ़ाने और उनकी सेवा शर्तों में सुधार के लिए सुझाव दिए और इससे योग्य व्यक्ति इस पेशे के लिए आकर्षित हुए। ठीक है, नेक्स्ट था पदोन्नति के लिए योग्यता एवं शोध कार्य को महत्व देना। अब तक विश्वविद्यालय में शिक्षकों की पदोन्नति केवल वरिष्ठता के आधार पर होती थी, लेकिन आयोग ने इसे वरिष्ठता के साथ साथ योग्यता और शोध कार्य के आधार पर भी देने की सिफारिश की। ठीक है, यानी कि पदोन्नति में योग्यता और शोध कार्य को भी महत्व दिया गया। पहले क्या होता था, तो वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति होती थी, लेकिन राधाकृष्ण आयोग का कहना था कि योग्यता और शोध कार्य के आधार पर भी जो है दोस्तों पदोन्नति दी जाए। नेक्स्ट है शिक्षार्थियों के लिए कल्याण योजनाएं। इस आयोग ने विश्वविद्यालयों एवं संबंधित महाविद्यालयों में अनेक छात्र कल्याणकारी योजनाओं जैसे कि छात्रों के कल्याण हेतु छात्र कल्याण बोर्ड का गठन, खेल कूद एवं शारीरिक शिक्षा की उचित व्यवस्था के लिए शारीरिक शिक्षा निर्देशकों की नियुक्ति की। ठीक है, छात्रों के लिए उचित मूल्य पर माध्यमिक भोजन की व्यवस्था और उनके आवास के लिए छात्रावास की व्यवस्था आदि का सुझाव दिया। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक एवं तकनीकी की उचित शिक्षा। इस आयोग ने विभिन्न प्रकार की औद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा जैसे कि कृषि, वाणिज्य, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, विधि और शिक्षा प्रशिक्षण के सुधार के लिए उपयुक्त सुझाव दिए। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय परीक्षाओं में सुधार के रचनात्मक सुझाव। इस आयोग ने विश्वविद्यालय निबंधात्मक परीक्षाओं में सुधार का सुझाव 1949 में दिया और साथ ही वस्तुनिष्ठ परीक्षा शुरू करने का सुझाव दिया। इन्होंने कहा कि जो निबंधात्मक परीक्षाएं हैं उनके साथ साथ जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षाएं भी कराई जाए। ठीक है, तो ये तो थी दोस्तों विशेषताएं। अब हम देखेंगे राधाकृष्ण आयोग की दोष। ठीक है, तो पहला दोष था दोस्तों शिक्षा के माध्यम के बारे में अस्पष्ट सुझाव। आयोग ने एक और यह स्वीकार किया कि भारत में उच्च शिक्षा का जो माध्यम है वो क्षेत्रीय भाषा में होना चाहिए। दूसरी ओर यह सुझाव दिया कि जब तक क्षेत्रीय भाषाओं को इस योग्य नहीं बनाया जाए तब तक अंग्रेजी को ही शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। और तीसरा सुझाव यह दिया गया कि किसी भी क्षेत्र में राष्ट्रभाषा हिंदी के माध्यम से शिक्षा की सुविधाओं की छूट दी जाए। तो पहला दोष तो ये था दोस्तों के माध्यम में अस्पष्ट सुझाव दिए गए। अगला जो दोष था दोस्तों वो था शिक्षकों की वेतनमान में भेदभाव। आयोग का यह सुझाव तर्कहीन था। तो आयोग का कहना था कि जो विश्वविद्यालय हैं उनमें 5 श्रेणियों के शिक्षक हों और जो महाविद्यालय हैं उनमें केवल 1 श्रेणी के शिक्षक हों। तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों कि जो महाविद्यालयों के लेक्चरर हैं उनका वेतनमान और जो विश्वविद्यालय के लेक्चरर हैं उनकी वेतनमान से कम था। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात कही गई है कि जब समान कार्य के लिए समान वेतन का जो सिद्धांत है ये उसके एकदम विरुद्ध था। ठीक है, यानी कि जैसा आप देखते हो ना समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, कहने का मतलब है कि यदि दोनों की श्रेणियां समान है तो उन्हें समान वेतन दिया जाना चाहिए, वो चाहे विश्वविद्यालय का लेक्चरर हो या फिर महाविद्यालय का। पर यहाँ पर जो है दोस्तों इनमें भेदभाव किया गया। ठीक है, तो इसमें जो है समान कार्य के लिए समान वेतन जो सिद्धांत था इसका एकदम विरुद्ध था। चलिए
अगला जो दोष है वो है दोस्तों उच्च शिक्षा के उद्देश्यों की व्यापकता। आयोग ने उच्च शिक्षा द्वारा व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, चारित्रिक, राजनैतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार के विकास की बात कही। वास्तव में ये तो किसी भी समाज की सामान्य, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के उद्देश्य होते हैं और इनकी प्राप्ति के लिए तो प्रारंभ से ही प्रयत्न किया जाता है। ठीक है, उच्च शिक्षा के उद्देश्य तो सीमित और विशिष्ट होने चाहिए। और अगला था धार्मिक शिक्षा अनिवार्य करना। ठीक है, तो धार्मिक और नैतिक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, पर बड़ी सावधानी के साथ। परंतु स्नातक स्तर पर इसकी शिक्षा की व्यवस्था का कोई औचित्य नहीं है। तो ये भी जो है दोस्तों एक इस आयोग की कमी रही है। इसने धार्मिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया। इसी के साथ ग्रामीण विश्वविद्यालयों का सुझाव अव्यावहारिक था। यह बात अपने आप में सत्य है कि भारत क्या है, ग्रामों का देश है और इसकी विकास के लिए ग्रामों का पुनर्निर्माण आवश्यक है। पर इसके लिए ग्रामीण विश्वविद्यालय और उनसे संबंधित छोटे छोटे ग्रामीण महाविद्यालयों की स्थापना की योजना सरकार पूरी नहीं कर सकती और यह सुझाव अपने आप में एकदम अव्यावहारिक था। ठीक है, तो ये थी दोस्तों इस आयोग की कुछ कमियां। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने राधा कृष्ण आयोग की जो दोष थी उनको पढ़ा है, राधा कृष्ण आयोग की जो विशेषताएं हैं वो पढ़ी हैं। ठीक है, इसी के साथ जो राधा कृष्ण आयोग ने सिफारिशें की थी उसको पढ़ा है। और आज का जो हमारा टॉपिक है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मुद्रालयन आयोग। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।